हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखिए, एक न्यूज है शतरंज ओलंपियाड से। यह कहाँ हो रहा था? तो ये बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हो रही थी। वहां पर क्या है कि भारतीय पुरुष शतरंज टीम और महिला शतरंज टीम दोनों ने अपना अपना स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इससे पहले कभी भी इंडिया की टीम स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं रही थी। और इस बार इन्होंने 2 स्वर्ण पदक साथ में टीम इवेंट में जीत लिया है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो न्यूज है वो श्रीलंका से है। श्रीलंका में अनुराग कुमार दिसानायके ये देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। और ये मार्क्सिस्ट हैं और ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, समृद्धि की प्रतीक विश्वकर्मा योजना। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की नींव रखी है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के अमरावती में, ये ध्यान रखना है कि अमरावती में पीएम मित्र पार्क की एक आधारशिला रख दी है। और पीएम मित्र पार्क के तहत 7 स्थानों पर ऐसे पार्क का निर्माण किया जाना है, जैसे तमिलनाडु में विरुधुनगर, तेलंगाना में वारंगल, गुजरात नौसारी, कर्नाटक कालबुर्गी, मध्य प्रदेश धार, उत्तर प्रदेश लखनऊ और महाराष्ट्र अमरावती। ठीक है। तो पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 7 पार्कों का निर्माण होना था, जिसका एक आधारशिला महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम ने रखा है। अब देख लेते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में थोड़ा। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू हुई है, 17/9/2023 को। और इसका लक्ष्य क्या है? 18 व्यवसायों को, कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देना जो अपने हाथों से और उपकरणों से काम करते हैं। तो ठीक है, तो जो हैंडीक्राफ्ट एरिया में कार्य होता है उनको मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या क्या होगा? तो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, पहचान पत्र दिया जाएगा, साथ में स्किल डेवलप किया जाएगा, उनका टूल किट दिया जाएगा जिससे वो कार्य कर सकें। और उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और मार्केटिंग समर्थन। तो ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। और देखिए, पीएम ने यह भी कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए का एक ई वाउचर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है क्या दिया है? प्रत्येक लाभार्थी। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, थोड़ा उसको फोकस करना है कि इसके अलावा 3 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया गया है ताकि उनके कारोबार का विस्तार किया जा सके। अब देखिए, यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहे हैं नए कोविड वेरिएंट XEC। तो XEC एक नया कोविड वेरिएंट है जो यूरोप और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। ये है क्या? तो XEC एमिक्रॉन आपने सुना होगा, ये भी एक कोविड का वेरिएंट था। उसी का एक उपवंश है, उसी का क्या है? एक सब पार्ट है। ठीक है। और ये सबसे पहले अभी जून में बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी है, वहां पर रिपोर्ट की गई थी। और ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में काफी तेजी से फैल रहा है। तो साइंस टेक से एक न्यूज है स्पेस सेक्टर से कि पृथ्वी को मिलेगा मिनी मून 2024। PT5 नाम है इसका। और ये 2 महीने तक क्या करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। एक अध्ययन से पता चला है कि 2024 PT5 की उत्पत्ति संभवतः अर्जुन क्षुद्र ग्रह बेल्ट से, तो अर्जुन एस्ट्रॉयड बेल्ट है, वहां से हुई है। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये अंतरिक्ष की चट्टानें हैं जो पृथ्वी के पास सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। तो उसी में से एक PT5 आ गया है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह इसके घूर्णन परिक्रमण क्षेत्र में आ गया है और अगले 2 माह तक इसकी परिक्रमा करता रहेगा। ठीक है। ऐसा कहा गया है कि ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा नहीं, लेकिन अगले 2 माह तक चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा। तो इससे संबंधित कुछ और चीजें जान लीजिए, क्योंकि हाल ही में
पेपर में भी इससे क्वेश्चन आए हैं, खासकर मेंस में। तो इसमें क्या है कि एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस, ठीक है, एक नासा का प्रोजेक्ट है। तो इसके द्वारा ही क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया जाता है। उसी ने पता लगाया है कि यह ग्रह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने से पहले, तो ये जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ये परिक्रमण पथ है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसने जैसे इस एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लिया है। और खींचने के बाद अब ये एस्ट्रॉयड 2 महीने तक इसके परिक्रमण पथ पर चक्कर लगाता रहेगा। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, अगर ये अस्थायी रूप से कैप्चर की गई है तो इसको फ्लाई बाई कहते हैं। ठीक, क्योंकि यह पूरी कक्षा अपनी पूरी कक्षा पूरी नहीं करता है। एक मिनी मून क्या होता है, अपनी पूरी कक्षा पूरी करते हैं। ठीक है, उन्हें अस्थायी रूप से कैप्चर की गई ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। तो मिनी मून जो होते हैं वो पूरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और फ्लाई बाई जो होते हैं वो पूरी कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक, तो दोनों में ये डिफरेंसेस है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि एटलस जो है उसमें क्या है, एटलस में 4 दूरबीन लगे हुए हैं और वो 24 घंटे में पूरे रात्रि आकाश को स्कैन कर लेते हैं। अभी एटलस कितने लगभग 28,000 एस्ट्रॉयड पर नजर रखे हुए हैं। ठीक, नासा क्या मानता है वो जान लीजिए कि पृथ्वी से लगभग 120 मिलियन मील 190 मिलियन किलोमीटर के भीतर किसी अंतरिक्ष वस्तु को वो देखेगा तो पृथ्वी के निकट वस्तु के रूप में माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि 120 मिलियन मील के भीतर अगर कोई वस्तु दिख गई, मतलब 190 मिलियन किलोमीटर के अंदर, तो उसको पृथ्वी के निकट वस्तु माना जाता है। और 4.7 मिलियन मील अर्थात 7.5 मिलियन किलोमीटर के भीतर बड़ी वस्तु को संभावित खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये समझने वाला बात है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए टेनिस में एक होता है लेवर कप, और लेवर कप कब से हो रहा है, 2017 से। ठीक है, ये शुरू हुआ है। इसमें 2 टीमें खेलती हैं, एक यूरोप की टीमें होती हैं, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, और ये टेनिस से संबंधित है। तो यूरोप के प्लेयर यूरोप टीम से खेलते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग अलग कंट्री के प्लेयर खेलते हैं। तो इस बार का जो लेवर कप है वो टीम यूरोप ने जीत लिया है, यही ध्यान रखना है। और ये मार्जिन कितना का रहा है, 13-11। बेसिकली क्या है कि ये जो लेवर कप होता है, जो सामान्य टेनिस प्रतियोगिता आप देखते हैं वैसा ही होता है, परंतु इसमें जो अंक दिया जाता है वो गोल्फ के राइडर कप की तरह होता है, जिसमें 13 अंक पाने वाली पहली टीम प्रतियोगिता जीत जाती है। ठीक, तो देखिए भारत का पहला कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी लॉन्च किया गया है, जो भारतीय रोगियों के लिए उपचार तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो भारत में कैंसर की आनुवांशिक विविधताओं की समझ को बेहतर करने के लिए भारतीय कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन ने एक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है, IGCA ने। जो भी कैंसर के मरीज हैं, ठीक है, उनके डेटा को उसमें संग्रहित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत विशिष्ट कैंसर जीनोमिक्स के लिए एक डेटा संग्रह बन सके। इस पोर्टल पर फिलहाल 50 ब्रेस्ट कैंसर मरीजों का ही डेटा उपलब्ध है, जो आगे 500 मरीज तक हो जाएगा, और जल्द ही कैंसर के और भी प्रकार को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर के शोधकर्ताओं को रोगियों के लिए अनुकूलित कैंसर उपचार प्रदान करने में मदद पहुंचाना है। वायुसेना है, ठीक है, तो इसके एयर चीफ मार्शल किसको बनाया जा रहा है, तो AP सिंह को, जो अपना कार्यभार 30 सितंबर से संभाल लेंगे। ठीक है, AP सिंह, इनका फुल फॉर्म क्या हुआ, अमरप्रीत सिंह। बस इतना जानना है कि वायुसेना के जो नेक्स्ट एयर चीफ मार्शल होंगे वो कौन होंगे, अमरप्रीत सिंह। देखिए तो एक न्यूज़ 2-3 दिन पहले ही आया था, लेकिन मैं आज कवर कर रहा हूँ। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती। ठीक है,
तो अमेरिकी फेडरल बैंक ने क्या किया है, ब्याज दर में कटौती कर दिया है। ठीक है, और कितना बेंचमार्क कटौती हुआ है, तो 50 आधार बेसिस कट हुआ है। और ये करती कौन है, तो वहां भी एफओएमसी। ठीक है, तो अमेरिका का जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, टोटल 12 सदस्य होते हैं, और 12 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने क्या कहा था कि 50 आधारांक दर को कम किया जाए। इससे क्या हुआ कि पहले का जो संघीय दर था 5.25 से 5.5% के बीच, वो घट के 4.75 से 5% की सीमा पर आ गया है। तो अब हमको देखना है कि ये जो फेड कटौती हुआ है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला चीज तो ये है कि जैसे ही ये कटौती हुआ है, तो भारत और अमेरिका के ब्याज दरों के बीच क्या हुआ है, अंतर बढ़ गया है, क्योंकि अभी भारत ने कटौती नहीं किया है, जिससे भारत भारत में मुद्रा कैरी ट्रेड, मनी कैरी ट्रेड, वो अधिक आकर्षक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आर्बिट्रेज का अवसर और अधिक बढ़ जाएगा, जब तक कि भारत में जो है नीतिगत दर में कोई कटौती नहीं होता है। ठीक है, अब ये कि आर्बिट्रेज क्या होता है, मुद्रा कैरी ट्रेड क्या होता है, ये आप इकोनॉमी सेक्शन में पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे तो फिर मैं कभी बता दूंगा आपको। तीसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है कि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक, वो उछल रहा है, मतलब हाई हो गया है। जो एनएससी निफ्टी है और बीएससी सेंसेक्स है, दोनों ब्याज दरों में कटौती के कारण नए शिखर छू रहे हैं, मतलब उसमें ऊंचाई देखी जा रही है। चौथा चीज क्या है कि ब्याज दरों में कटौती से जो बॉन्ड यील्ड होता है, बॉन्ड और यील्ड के बीच का संबंध, उसमें भी उछाल देखा गया है, मतलब वो भी हाई हो रखा है। ठीक है, पांचवा क्या है कि इससे विदेशी पूंजी का प्रवाह रुपए में मजबूती ला सकता है। तो जितना डॉलर जो है इंडिया में आएगा, तो उससे क्या होगा, रुपए का दर मजबूत हो जाएगा। ठीक, चीज क्या होगा कि विनिमय दर बाजार में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। जो एक्सचेंज रेट है उसमें बदलाव होगा, स्वाभाविक है। और इससे क्या होगा कि अगर आरबीआई हस्तक्षेप करेगी, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर सोचिए कि डॉलर बाजार में ज्यादा आ गया, ठीक है, तो रुपया मजबूत होने लगेगा, और रुपया मजबूत होगा मतलब अपना एक्सपोर्ट क्या होगा, प्रभावित होगा। तो डॉलर को शक करने के लिए, मतलब उसको आरबीआई अपने पास लेने के लिए एक्सचेंज करती है, तो वो क्या करेगी, जो भारत का रुपया है उसको मार्केट में लाएगी, और जैसे मार्केट में लाएगी तो लिक्विडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो घरेलू क्षेत्र पर इन्फ्लेशन में वृद्धि हो सकती है। तो देख रहे हैं कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जानना होगा, पीटी में कई बार वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो वैश्विक उधारी लागत कम हो जाता है। ठीक, तो जो कंपनियां होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन जुटा सकती हैं, तो ये भी एक अच्छा मतलब प्रभाव है। अब देखिए, जो अमेरिका की मौद्रिक नीति और भारत की मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों लगभग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा जनरली होता है। 2022 में भी एक घटना घटी थी, जिस दिन अमेरिका में बेसिस रेट बढ़ने वाला था, उसी दिन भारत में एमपीसी, यहाँ आपको पता ही है ना कि जो एमपीसी होता है वही इसका निर्णय लेता है। उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में 50 बेसिस बढ़ा, तो एमपीसी ने 40 बेसिस बढ़ा दिया था। ठीक, इसीलिए जो भारत का नीतिगत दर का फैसला है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के नीतिगत दर के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान यह भी रखना है कि नीतिगत दर केवल इसी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारत में यह भी देखना होगा कि घरेलू मुद्रा स्थिति क्या है, जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, और डेवलपमेंट का आधार क्या है। ठीक, तो इस हिसाब से ही नीतिगत दर में क्या होता है, बदलाव होता है। और नीतिगत दर कह किसको रहे हैं हम, तो रेपो और रिवर्स रेपो ही हमारा नीतिगत दर दर होता है। रेपो रेट एंड
रिवर्स रेपो रेट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।